हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझा था और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से हमारा होगा एक नया चैप्टर। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर में फॉर्म अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जनरल एंट्रीज समझेंगे एंड एक फुल फ्लैश क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर क्या प्रोसीजर रहता है और किस जो बड़ा लेवल का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है हमारे पेपर के अंदर वो हम करेंगे। मैंने आपको फर्म अंडर राइटर के बारे में समझाया था। तो फर्म अंडर राइटर का क्या मतलब होता है? फर्म अंडर राइटर का मतलब होता है जो हमारे अंडर राइटर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं शेयर को खरीदने में। अब वो इंटरेस्टेड होते हैं शेयर खरीदने में, कहते हैं पहले मैं खरीद लेता हूँ और जो बच जाएगा वो मैं पब्लिक में इशू कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड फॉर्मल अंडर राइटर। जबकि रेगुलर अंडर राइटर में हमने देखा था कि जो शेयर है पहले पब्लिक को इशू करा जाएगा, खरीदा जाए, सब्सक्राइब करवाया जाएगा। और अगर पब्लिक वो शेयर नहीं खरीद पाती, मतलब पब्लिक पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाते वो शेयर, तो फिर अंडर राइटर खुद खरीदेगा मजबूरी में, क्योंकि वो गारंटी देता है। तो इसमें उल्टा होता है, इसमें हम पहले खुद ले लेते जितना हमें चाहिए होता है, अंडर राइटर खुद लेता है जितना हमें चाहिए होता है, उसके बाद जितने की गारंटी दी होती है, मतलब जितना पहले उसको खुद ले लेगा वो, ठीक है, जितना उसको चाहिए, उसके बाद बाहर पब्लिक पे सब्सक्राइब करवा दे। अब यहाँ पर दो केस आते हैं। पहला केस ये है कि अगर फर्म अंडर राइटर, जो फर्म अंडर राइटर है, अगर उसको हम ट्रीट करें एज एन अनमार्क्ड एप्लीकेशन। पहला केस तो ये आ गया कि जो फर्म अंडर राइटर है अगर उसको मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करूं तो ऐसे केस में ऐसे केस में नेट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी। और दूसरा है कि अगर फर्म अंडर राइटर को हम ट्रीट करूं अ मार्क्ड एप्लीकेशन, अगर उसको मैं मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करूं तो ऐसे केस के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट रहने वाली है। तो आइए सर, एक क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन और बी पार्ट है जिसमें हमें दोनों बारे में बताता है एंड देन उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज में चलेंगे। तो 63 क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपने मॉड्यूल का कि फर्म की जो अंडर राइटिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। द फ्लोइंग underwriting the following underwriting took place P Limited which invite application of 10,000 share of 10 rupees each। तो 10,000 शेयर के लिए उन्होंने इनवाइट करा एप्लीकेशन। एक्स कह रहा है मैं 6,000 शेयर बिकवा दूंगा, वाई कह रहा है मैं 2,500 शेयर बिकवा दूंगा, जेड कह रहा है मैं 1,500 शेयर बिकवा दूंगा। इन एडिशन देर वारा फर्म अंडर राइटर आर एस फ्लो 800 शेयर, 300 शेयर और 1,000 शेयर। क्या मतलब है इसका? तो फर्म अंडर राइटर का मतलब है ये, इसका मतलब है कि एक्स ने उस 6,000 शेयर में से 800 शेयर खुद ले लिए और बाकी बाहर सब्सक्राइब कराए होंगे। इसी तरीके से वाई ने 300 शेयर लिए और जेड ने 1,000 शेयर लिए। तो फर्म अंडर राइटर का मतलब भी मैंने आपको अभी भी समझाया कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो अंडर राइटर होते हैं वो पहले खुद अपने शेयर खरीद लेते हैं जितने चाहिए होते हैं, फिर बाद में बाहर पब्लिक से सब्सक्राइब करवा लेते हैं। तो जो अंडर राइटर है एक्स वाई जेड, उन्होंने कितने शेयर खरीदे वो यहाँ पर दे रखा है, उसको बोलते हैं फर्म अंडर राइटर, राइट। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूड फर्म अंडर राइटर वाज 7100 शेयर। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग, टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुआ फर्म अंडर राइटर को इंक्लूड करके, मतलब ये 1,000, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर हो गया आपके पास 800, ये देखो 800 प्लस 300 और प्लस 1,000, ये कितना हो गया, 2,100 हो गया तीनों मिलाकर, है ना। और माइनस 7100 कर देता हूँ तो 5,000 शेयर तो मार्क्ड एप्लीकेशन है, प्लस ये 5,000 क्या है पता है आपको, वो 5 है। जैसे 5,000 कैसा है, 7100 में अंडर राइटर ने जो शेयर खरीदा वो हटा दो तो बाकी शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, ये है वो। द फॉर्म इंक्लूड द फ्लोइंग मार्क्ड, एक्स ने 1,000 शेयर बेचे, वाई ने 2,000 शेयर बेचे और इसने 500 शेयर बेचे हैं, इस तरीके से। ओके, तो मतलब इस 7100 में 3 पार्ट है, वो मार्क्ड एप्लीकेशन, फॉर्म अंडर राइटर और अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो अंडर राइटर ने जो है पब्लिक को बेचे। फर्म अंडर राइटर वो है जो अंडर राइटर ने खुद शेयर खरीद लिए, और अनमार्क्ड वो है जो कंपनी के नाम से आया है। अब ये जो फर्म अंडर राइटर है इसके दो पार्ट होते हैं, या तो मैं इसको मार्क्ड ही ट्रीट कर लूं या मैं इसको अनमार्क्ड ट्रीट करूं। तो इन दोनों केसेस के अंदर कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी वो देखना है हमें, कि जो फर्म अंडर राइटर है क्या उसको मार्क ट्रीट करोगे या अनमार्क्ड। अभी तक हम मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन में ही बांट रहे थे, ठीक है। तो अब जो फर्म के अंडर राइटर ने खुद ने शेयर बाई कर लिए या खुद ने शेयर जो सब्सक्राइब कर लिए, उसको क्या ट्रीट करूं, मार्क्ड या अनमार्क्ड। अगर मार्क्ड ट्रीट करना है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, और अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे तो कैसे होगी। दोनों ही केस में पूछा है, कह रहा है फर्म की अंडर राइटिंग लाइबिलिटी निकालो। जब फर्म अंडर राइटर को अनमार्क्ड ट्रीट करना है तब लाइबिलिटी क्या होगी,
और जब फर्म अंडरराइटिंग के जो शेयर है वो अनमार्क्ड ट्रीट करोगे तब लायबिलिटी क्या रहेगी, ये है सर क्वेश्चन। आइए एक बार देख लेते हैं। अभी पहला केस मैं आपको करा रहा हूँ कि जब मैंने फर्म के अंडरराइटर को ट्रीट करा है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो होगा क्या कि देखो टोटल सब्सक्राइब हुए 7100 शेयर, जिसमें से एक्स ने जो मार्क्ड किया है, देखो एक्स का यहाँ पर दे रखा ना 1000 शेयर, मार्क्ड एप्लीकेशन दे रखी है 2000 और 500, ये आ गया जी मार्क 1000 2000 500 3000 माइनस करा 3600। ये 3600 के अंदर जो फर्म के अंडरराइटर है वो इंक्लूड है। मतलब फर्म के अंडरराइटर को क्या मान लिया, अनमार्क्ड मान लिया। जो फर्म ने खरीदे थे ना, एक्स वाई जेड ने जो शेयर खरीदे थे, कितने कितने खरीदे थे जरा बताओ दो। एक्स वाई जेड ने 800 300 1000 खरीदे, तो जो 800 एक्स ने खरीदा, 300 वाई ने और 1000 जेड ने खरीदा, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर जोड़ दिए हैं मैंने। बस इतना ही करना है इसके अंदर। और मार्क्ड वाले में क्या होता है, मार्क्ड वाले में क्या होता है, टोटल शेयर जो सब्सक्राइब करे हैं उसमें क्या करना है कि जो फर्म के अंडरराइटर है 800 300 1000 शेयर वो मार्क्ड में जाकर जोड़ दो। तो देखो 1000 शेयर तो पब्लिक ने खरीदे, 800 एक्स ने खुद ने खरीदे, 2000 शेयर पब्लिक ने, 300 वाई ने, 500 शेयर जेड पब्लिक ने, 1000 जेड ने। तो ये मैंने मार्क्ड में ट्रीट करा, कह रहा है ना फर्म के अंडरराइटर शेयर मार्क्ड ट्रीट करो, तो मार्क्ड ट्रीट करके 5600 यहाँ डाल दिया, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गई 1500 की। समझ में आया? तो ये दो केस है कि आप जो फर्म अंडरराइटर है वो अपने मार्क्ड, फर्म अंडरराइटर है वो अपने उसको क्या ट्रीट करेंगे, मार्क्ड करेंगे या अनमार्क्ड करेंगे। चलो अगर अनमार्क्ड करते हैं तो अब ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अनमार्क्ड मान लिया मैंने, मतलब ये 800 300 1000 मार्क के अंदर नहीं अनमार्क के अंदर है, तो क्या रहेगा, वही सेम ग्रॉस लायबिलिटी 6000 शेयर 2500 शेयर 1500। मार्क्ड एप्लीकेशन जो दे रखा है देखो ये रहा 1000 2000 और 500, ये मैंने वहां जोड़ दिया 1000 2000 500 माइनस करा। माइनस करने के बाद आपको पता है जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होती है उसको आप ग्रॉस लायबिलिटी के अनुसार बांटते हैं, तो ये रही ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो मैंने बांट दिया। बांटने के बाद देखा आपने कि भैया इसकी लायबिलिटी निकल कर रही है 2840, ये पॉजिटिव है, सरप्लस आ गया है, और जो सरप्लस होता है उसको हम खत्म करके हम बाकी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 400 का सरप्लस मैंने यहाँ खत्म करा और बाकी एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करा। ये है एक्स का शेयर 12, वाई का शेयर है 3, 12 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 400 को इसमें, और इस तरीके से आपकी आ गई। इसके बाद अब ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये तो वो लायबिलिटी हो गई जो और खरीदेंगे, ये तो वो लायबिलिटी हो गई जो और खरीदा जाएगा, और जो तुमने एक्चुअल में इंटेंशनली खरीदा वो ये है मजबूरी वाला, ये है इंटेंशनली वाला। आपको 3320 रुपए देने हैं। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये मैंने बाद में अंडरराइटर को जोड़ा क्यों, बाद में मैंने अंडरराइटर को क्यों जोड़ा, देखो भाई मान लो आप स्टूडेंट, अरे छोड़ो स्टूडेंट, सीधा लिखो मिस्टर ए। सुनना, मिस्टर ए के पास ऑप्शन, मिस्टर ए ने कहा, मिस्टर ए को गारंटी ली कि मैं 6000 शेयर बेच दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त 6000। इस 6000 में से मिस्टर ए कह रहा है कि देखो 1000 से तो मैं ही बाई करूंगा, 1000 से तो मैं ही बाई करूंगा इसको फर्म अंडरराइटर का। अब मैंने कहा 1000 से तुम बाई करो, 6000 में से 1000 चले गए, क्या बचा 5000। अब 5000 शेयर तुम्हें सब्सक्राइब कराने हैं, तुम इसमें 3000 शेयर ही सब्सक्राइब करा पाए, बाहर पब्लिक में बेच पाए। 1000 तो तुमने खरीद लिया, 3000 तुमने बाहर कर लिया, तो 1000 और 3 कितने हो गए 4000, करने थे 6000, मतलब 2000 तुम नहीं कर पाए, 2000 नहीं सेल कर पाए, ये तुम्हें मजबूरी में खरीदना पड़ेगा क्योंकि गारंटी है। ये तो तुमने इंटेंशनली खरीदा। फर्म अंडरराइटर क्या कहते हैं, पहले मैं खरीद लूं जितने मुझे शेयर चाहिए, फिर बाकी सारे के सारे शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करवा दूंगा। अब पहले तूने खरीद लिया भाई ठीक है, 5000 शेयर बच गए तो सब्सक्राइब करवा लो, आप करवा नहीं पाए, आप 3000 शेयर सब्सक्राइब कर रहे तो 2000 फिर से खरीदो आप। तो भाई बाद में जाकर मैं 2000 में ये 1000 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका पैसा भी तो देगा जो अंडरराइटर है, वो जो इंटेंशनली खरीदे वो तो देगा ही देगा पैसा, और ये 2000 वो नहीं बेच पाया पब्लिक को वो भी देगा। समझ में आया नहीं आया, जो 2000 वो नहीं बेच पाया ये भी खरीद, और जो तूने इंटेंशनली खरीदा था वो भी पैसा दे, तो तेरी 3000 की लायबिलिटी हो गई। इसलिए लास्ट में जाकर दोस्तों क्यों ऐड करा है, हमें कह रहे हैं कि देखो, हम कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने 5000 शेयर बेचने चाहिए थे, ठीक है, हमने कहा ठीक है 6000 बेचने थे टोटल, 1000 उसने पहले बेच दिए, ठीक है। फिर 2120 जो अनमार्क्ड कंपनी के नाम से आए वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तुम्हें दे दिया, तुम्हारे अकाउंट में जोड़ दिया, तब भी तुम्हें 2840 देने थे। अब भाई एक भाई का सरप्लस आया, उसने कहा चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तुमने तब भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब भी इतने बिकवाना चाहिए थे, आपने नहीं बिकवाए। अरे 6000 की गारंटी लेते, 1000 ही तो सब्सक्राइब कर रहे हो तुम बेवकूफो, 6000 की गारंटी ली थी, 1000 सब्सक्राइब करे, बाकी अनमार्क का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुम्हारे अकाउंट में, जिसका सरप्लस ने दे दिया, तब भी तुम्हें इतने तो बेचने चाहिए थे, तुमने बेचे नहीं, तुम खरीदो उसको।
ये तो खरीदोगे, साथ में जो तुमने इंटेंशनली खरीदा है, तुमने कहा कि ये तो मैं खरीदूंगा 800 शेयर, वो भी डालेंगे, तो तुम्हें इतने पैसे देने हैं। ये पॉइंट है कि तुम्हें कितने शेयर पे कंपनी को पैसा देना है। वो जो तुम नहीं बिकवा पाई वो तुम्हें मजबूरी खरीदना है, और जो तुमने इंटेंशनली खरीदा 800 शेयर, वो भी तुम्हारा वो पैसे देने हैं। समझ में आया? तो एंड में जाके फर्म अंडरराइटिंग के अंदर जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पैसा भी अंडरराइटर देगा। खरीदने का मतलब क्या है? इसने खरीद लिया ना, इसका पैसा देगा नहीं देगा, तो लायबिलिटी नहीं जुड़ेगी। अगर मैं फर्म अंडरराइटर को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं करना आपको। जो मार्क्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर फर्म अंडरराइटर जुड़ा हुआ है, वहां था 1000, 2000 और 500, और यहाँ पर आ गया 1800, 2300 और 1500 रुपए। मतलब फर्म अंडरराइटर का अमाउंट भी यहाँ पर जोड़ दिया। अब बच गया ये अमाउंट जो आपका अभी आपने नहीं बेच पाए। ठीक है, 6000 बेचना था, 1800 बेचा, 4200 और बेचेंगे। फिर हमने कहा भाई जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, 6000 बेचना था, 1800 बेच दिया, ये नहीं बेच पाए। अब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसको हमने बांट दिया। भाई हमारी तो अनमार्क 1500 ही रह गई ना, ये देखो, क्योंकि हमने तो मार्क में जोड़ दिया था उनको तीनों को, तो 1500 ही रह गया। तो 1500 को अब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किसी भाई का सरप्लस आ गया तो वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेम रेशियो में। अब जो बच जाएगा ये तो वो शेयर है जो तुम्हें मजबूरी में खरीदने हैं, और वो जो तुमने इंटेंशनली खरीदे। दोनों की लायबिलिटी इतना इतना आपको पे करना है। अब देखो, इन्होंने अपनी लायबिलिटी तो गारंटी तो पे कर दी, पर जो इन्होंने खुद खरीदा वो तो देगा ना भाई पैसा। वो है ये फर्म अंडरराइटर एंड में इसलिए जोड़ा गया है। समझ में आया कंसेप्ट फर्म अंडरराइटर का? क्लियर हो गया? आइए सर, अब एंट्री की तरफ चलते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज। एंट्री बड़ी सिंपल सी है। कहता है अगर कोई अंडरराइटर खुद शेयर ले लेता है तो होगा क्या? अगर कोई अंडरराइटर खुद शेयर ले लेता है तो हमारे तो शेयर बिक गए, हमारे तो शेयर बिक गए। हाँ, अब जो होगा, हमारे देखो, हमारे शेयर चाहे अंडरराइटर खरीदे चाहे बाहर पब्लिक खरीदे, हमारे ऊपर तो लायबिलिटी जनरेट होगी ना। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, सिक्योरिटी पे हम बेचेंगे, अगर सिक्योरिटी पे हम होगा तो वो क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये होती है ना। तो इनकी मैं सिंगल एंट्री क्या कर सकता हूं? शेयर एप्लीकेशन कट दो, बैंक टू शेयर कैपिटल कह सकते हैं, या बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बैंक की जगह पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अंडर राइटर अकाउंट। अंडर राइटर अकाउंट क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि भाई इन्होंने पैसा देना है, इसलिए मैं इसको डेटर बना रहा हूं। अंडर राइटर का एक अकाउंट खोलूंगा। मान लीजिए इसने 1,00,000 रुपए के शेयर खरीदे, 12,000 रुपए उसमें प्रीमियम था, तो अब ये भाई 1,12,000 रुपए देंगे। तो क्या ये 1,12,000 रुपए देंगे? नहीं सर, इनको कमीशन भी तो देना है, तो हम इनका कमीशन का खर्चा भी ड्यू करेंगे, और फिर नेट जो अमाउंट होगा वो हम इनसे ले लेंगे। तो हमने कहा देखो भाई, पहली एंट्री में हमने डेटर बनाया। पहली एंट्री में क्या करा हमने? डेटर बनाया कि तुमने हमें कितना पैसा देना है। पहली एंट्री में डेटर बना लिया कि तुमने हमें कितना पैसा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे 1,12,000 रुपए तुम्हें देने हैं, 1,00,000 के शेयर खरीदे 12,000 का प्रीमियम पर, ठीक है जी, 1,12,000 रुपए देने हैं। हमने तुम्हें डेटर बना लिया, ठीक है, हमने डेटर बना लिया। इसके बाद अब हमारे तुम्हारे जो जितने भी तुमने शेयर सब्सक्राइब करवाए हैं, मतलब तुमने अगर 10,000 शेयर या 50,000 शेयर 10,000 शेयर सब्सक्राइब करवा लिए तुमने 12 रुपए के हिसाब से, तो तुम्हारे उस 10,000 अब तुमने खरीदे। देखो सिंपल सी बात, चाहे 10,000 की गारंटी आपने ली है, चाहे आप 10,000 के 10,000 खुद खरीदो, आप पे कमीशन मिलेगा। हम ये नहीं देखते, कंपनी ये नहीं देखती कि आपने खुद खरीदा तो कमीशन नहीं दूंगी, आपने किसी और को दिया तो कमीशन दूंगी, नहीं होता ऐसा। आपने शेयर सब्सक्राइब करवा दिए, अगर आपने करवा दिए, चाहे आपने खुद खरीदो चाहे किसी और को बेचो, अगर आपने शेयर सब्सक्राइब करा दिया, हम आपको पैसा कमीशन देंगे। तो आप कैसे ही बेचो शेयर, हम आपको कमीशन देंगे। तो अंडर राइटर को जब हम कमीशन देंगे तो हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, और हमें क्योंकि देना है इसलिए हमने क्रेडिटर बना लिया। लेट सपोज कि उसमें जो कमीशन इसका बन रहा है वो बन रहा है सर 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का कमीशन बन रहा है, तो 20,000 मैंने खर्चा डाल दिया डेबिट साइड में, क्योंकि मैं इसको पे करूंगा, इसलिए 20,000 रुपए मैंने लाइबिलिटी मान ली एज एन अंडर राइटर अकाउंट। अगर आप यह ध्यान देखो तो अंडर राइटर अकाउंट बनाओगे तो अंडर राइटर अकाउंट से हमारे लिए एसेट है, अंडर राइटर अकाउंट हमारे लिए एसेट है, हमें उससे लेना है 1,12,000 रुपए और देना है 20,000 रुपए। तो नेट हम कितना ले लेंगे उससे? तो 1,12,000 में से अगर 20,000 माइनस कर दूं तो नेट 92,000 हम उससे चार्ज कर लेंगे, 92,000 चार्ज कर लेंगे। तो 92,000 जब मैं उससे ले लूंगा तो पैसा आ जाएगा 92,000 से, और अंडर राइटर जो डेटर बना रखे थे वो आप कैंसिल कर दोगे। देखो कुछ डेटर तो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिए, देखो 1,12,000 से डेटर यहाँ थे, अब 1,12,000 लेने हैं, 20,000 देने हैं, तो मैंने अंडर राइटर अकाउंट में जाकर कैंसिल कर दिया, 20,000 कम कर दिए, और जो बच गया उससे पैसा रिसीव कर लिए। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडर राइटर जो खुद शेयर खरीद रहा है वो सिर्फ 10,000 का खरीदे, अंडर राइटर जो खुद शेयर खरीदा है वो सिर्फ 10,000 का खरीदे,
और उसको कमीशन बन रहा है 20,000, तो 10,000 हमें उसको देना पड़ेगा, तो बैंक से एंट्री पास कर देंगे। बताओ सर, सिंपल है या नहीं है? क्लियर है या नहीं? यहाँ पर आ गए सर हमारा क्लास 3 की। देखिए दोस्त, इस चैप्टर को मैंने अपनी पेड क्लास में 4 क्लास के अंदर कराया था। कितनी क्लास में कराया था? 4 क्लास में। ठीक है। और पहली 3 क्लास का रिवीजन अब यहाँ तक खत्म हो गया, पिछली क्लास और ये वाली क्लास मिलाकर यहाँ पर खत्म हो गया। पहली 3 क्लास का रिवीजन खत्म हो गया। अब जो 4th क्लास है, देखिए मैं चाहूँ तो उसका रिवीजन करा सकता हूँ, पर 4th क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब इसको पेड में ले रहा था, मैंने वहां भी बताया था कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्या, सुनना ध्यान से। देखिए, अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ही रिवीजन करा दूं। देखिए, एक रिवीजन क्लास जो होती है और एक डिटेल क्लास होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप इसको समझिए बात को। रिवीजन क्लास में और डिटेल क्लास में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिवीजन में हम उस लेवल पे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ रिवीजन करना होता है या रिवीजन कराना होता है। एक स्टूडेंट जब ये फास्ट ट्रैक बैच देखता है या रिवीजन क्लास देखता है, उसका भी फोकस यही होता है कि यार मुझे रिवीजन करनी है। पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने हमसे क्लास नहीं ली है, कहीं और पढ़ा था, उनको वो नहीं समझ में आया। कई सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्फ कर रहे हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, सेल्फ कर रहे हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने क्लास तो ली थी पर वो पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं हो पाया, इसलिए वो रिवीजन देख रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये मैंने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट भी बता दिए। और हमारे वो स्टूडेंट भी है जिन्होंने मेरे से क्लास ली है, उन्होंने पढ़ा है, वो चारों क्लास देखी अंडर राइटर की। और मैं ऐड करता रहूंगा उसमें, क्वेश्चन में टाइम टू टाइम ऐड करते रहते हैं हम क्लास में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट ने मेरी क्लास ली है और उन्होंने वो क्लास देख ली थी। भाई मैं ना एक 4th क्लास जो है ना, यहाँ पर उन स्टूडेंट को देना चाहता हूँ जो मैंने 3 स्टूडेंट बताए, जिन्होंने क्लास ली नहीं, वो सेल्फ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर बार आता है। और मैं नहीं चाहता कि यार उन बच्चों का रह जाए, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उनके, वो पास हो सकते हैं। ठीक है। वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास ली थी पर उनको समझ नहीं आया, वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास ही नहीं ली, जिन्होंने ली पर उन्होंने पढ़ा नहीं, तो 4th क्लास जो है मैं यहाँ पर अब उसको अटैच कर रहा हूँ। अपनी पेड वाली 4th क्लास में यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, जिससे एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से लास्ट वाला पॉइंट समझ पाए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं भगा कर एज अ रिविजन पर्पस कराऊंगा, तो वो हो सकता है कि आपको उस लेवल पे समझ ना आए। ठीक है। दूसरा, वो स्टूडेंट जिन्होंने सारी क्लास देख ली है, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, वो सिर्फ रिवीजन करने के पर्पज से आए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अब से आप अपनी वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड में देखकर एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू इसको तौर पे लेंगे। मैं होप आप समझ सकते हैं, वो स्टूडेंट समझ सकता है जिन्होंने पूरी क्लास देख ली थी मेरी। और क्या होता है ना कि हम पेड में जो करा रहे हैं वो क्लास यहाँ पर अटैच नहीं करते। रीजन क्या है यार, वो उन्होंने वहां भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ेंगे, तो फिर फर्क क्या रहा। इसलिए इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको 1.5x या 2x की स्पीड में देखिए, और बाकी स्टूडेंट नॉर्मल स्पीड में देखकर इस कोर्स कॉन्सेप्ट को अब अटैच कर रहा हूं मैं क्लास, इस कॉन्सेप्ट को आप आराम से देखिए। ठीक है जी। तो मैं नहीं चाहता कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो जो छूट जाए, क्योंकि ये हर बार आता है, इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्लास ऐड कर रहा हूँ बाकी 3 स्टूडेंट के लिए जिन मैंने आपको बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्लास हमारी पेड वाली अब से। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप। आज हमारी क्लास 4 है, अंडरराइटर ऑफ सिक्योरिटी की क्लास 4। और आज की क्लास के अंदर हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चन भी एज पर स्टडी मटेरियल। ठीक है। फिर इस क्लास के अगली जो क्लास होगी उनमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ओल्ड सिलेबस के स्टडी मैट के क्वेश्चंस, वो सब करेंगे, जिससे अच्छी प्रैक्टिस और हो पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ, है ना। चलिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है व्हेन द इशू इज पार्शियली, व्हेन द इशू इज पार्शियली, व्हेन द इशू इज पार्शियली underwritten, under underwriter, partially underwriting,
बाय सिंगल अंडर राइटर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अब कंपनी अपने सारे शेयर अंडर राइटर से इशू नहीं करवाएगी, खुद भी करेगी। कंपनी कुछ शेयर अंडर राइटर से इशू करवाएगी और कुछ शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगी। पार्शियली इशू कराएगी अंडर राइटर से, पार्शियली खुद लेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसको 1 लाख शेयर इशू करने हैं। अब इसने कहा कि भाई जो हमारा अंडर राइटर है, मान लो मिस्टर ए एक अंडर राइटर है, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 20% ऑफ द इशू साइज एंड बैलेंस, बैलेंस क्या बचा? बैलेंस बचा 40% ऑफ, बैलेंस बचा 80% इशू रिस्पॉन्सिबल बाय कंपनी। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो अंडर राइटर है, अब जितने भी शेयर इशू करे जाएंगे, लेट सपोज 1 लाख कंपनी ने शेयर इशू करा, ये एग्जांपल है, 1 लाख कंपनी ने शेयर इशू करा, उस 1 लाख कंपनी में शेयर इशू करने पर एक अंडर राइटर है जो कहता है कि मैं 1 लाख के 20% शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इनको सब्सक्राइब करवाने की, अंडर राइटर। और बाकी जो 80% है उसके लिए अंडर राइटर लायबल नहीं होगा, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पर अंडर राइटर अपना काम करेगा, 1 लाख का 20%, 1 लाख शेयर इशू करने हैं, उसके 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इस हिसाब से 20,000 शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसने? अंडर राइटर ने। तो वो ये पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी 80%, जो 80,000 शेयर है, वो उसके लिए कौन लायबल होगी? कंपनी खुद लायबल होगी। अब वो 90% वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अंडर राइटर ने अपने 20,000 शेयर बेच दिए, इसको कमीशन मिलेगा पूरा पूरा, और ये बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा बाकी के लिए कि 90% वाली फुलफिल हुई या नहीं हुई। कंडीशन थी ना 90% अगर सब्सक्राइब नहीं हुए, अब वो कंपनी जाने। मैंने अपने 20% जो गारंटी दी थी वो मैंने फुलफिल कर दिया है, और जो नहीं करूंगा, अगर 20,000 शेयर में नहीं बेच पाया, मान लो 15,000 बेच पाया, तो 5,000 मैं लूंगा। यही तो गारंटी होती है अंडर राइटर की, 5,000 मैं लूंगा पर 20,000 पूरे करके दूंगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट पार्शियल इशू है केस के अंदर, कि पार्शियली जो हम कर रहे हैं, कुछ पार्ट जो है वो अंडर राइटर हमारा को सब्सक्राइब करवा के देगा, और बाकी के लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। कंपनी कौन? एबीसी लिमिटेड इस केस के अंदर, खुद जिसकी शेयर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से कहता है, और इधर एक ही अंडर राइटर मिलेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि सिंगल अंडर राइटर है। अब यहां पर कुछ चीजें होती है कि हम अंडर राइटर की लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हमारा पूरे चैप्टर में यही करा है हमने कि अंडर राइटर की लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी। ये अंडर राइटर की लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर the liability of the underwriter will be determined in a flowing manner. In following, liability of the underwriter will be determined in flowing manner. Step number 1, स्टेप वाइज आप फॉलो करना, आपकी लायबिलिटी डिटरमाइन आएगी। सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी निकालने का तरीका क्या होगा? टोटल इशू साइज, टोटल आपने कितने शेयर इशू करे, एंड परसेंटेज ऑफ अंडर राइटर। अंडर राइटर कितनी गारंटी दे रहा है? लेट सपोज अगर मैं अपने एग्जांपल में करूं तो 1 लाख शेयर इशू कर रहे थे, 20% के लिए गारंटी दी थी, तो यहां पर आ जाएगा 20,000। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? 20,000। 1 लाख इंटू 20%। ये स्टेप 1 हो गया, सिंपल है। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब्ड। अब यहां पर वो कंडीशन नहीं आएगी मार्क्ड और अनमार्क्ड की। क्यों? क्योंकि
मार्क्ड और अनमार्क्ड ऐसी कंडीशन नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर अब अंडरराइटर सिर्फ एक है, 20,000 वो बेचेगा, उसी से मतलब है। अनमार्क्ड जो होते हैं वो कंपनी नहीं बेचे होंगे, है ना, तो हम कहेंगे कंपनी द्वारा बेचे गए 80,000 शेयर। अनमार्क वाली कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। अनमार्क क्या होता है, बेसिकली जो शेयर बिक गए पर मार्क्ड एप्लीकेशन के थ्रू नहीं बिके, वो कंपनी के नाम से बिके हैं। यहाँ तो कंपनी भी बेच रही है ना, तो कंपनी अपने नाम से बेची, वो इसको नहीं देगी, डिस्ट्रीब्यूट तो ना करेगी वो तो खुद कह रही है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी मान लो 80,000 में से 60,000 शेयर बेच देगी, क्या वो अनमार्क्ड होगा? वैसे तो पुरानी केस के अंदर उसको अनमार्क कहते हैं कि कंपनी के नाम से बिका है शेयर, बट अगर यहाँ कंपनी अपनी मेहनत से बेच रही है तो वो 60,000 शेयर इसको थोड़ा देगी कि हाँ ये लो तुम डिस्ट्रीब्यूट ले लो, वो तो बेचेगा नहीं कभी जिंदगी में अपने। इसलिए ऐसा नहीं होगा इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ कंपनी भी मेहनत कर रही है। पहले वाले केस में क्या होता था, कंपनी नहीं मेहनत करती थी, कंपनी कहती थी भाई तुम बेचो शेयर, हमारे को कोई हमने कोई मेहनत नहीं करनी, तुम हमें बेच कर दो पूरे के पूरे शेयर। कंपनी के नाम से अगर बिक गया कोई शेयर तो वो हम तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि हमने कोई मेहनत करी नहीं। यहाँ पर तो हम भी मेहनत कर रहे हैं ना, कंपनी कह रहे हैं तो हम भी बेचने की मेहनत कर रहे हैं ना 80,000 शेयर की, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे कोई। तो अनमार्क वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर इशू आपने कितना करा, टोटल शेयर आपने कितना इशू करा, 1,00,000 शेयर इशू करे, इसमें से कितने सब्सक्राइब हुए वो हटा दो, तो नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन वाले इंक्लूड रहेंगे, वो भी तो सब्सक्राइब ही है। तो टोटल कितने शेयर आपने इशू करे और टोटल कितने सब्सक्राइब हो गए, सीधा माइनस करो, अनसब्सक्राइब आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल स्टेप है, दोनों स्टेप सिंपल है। स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। डेफिशिएट ऑफ अंडरराइटर। अब डेफिशिएट ऑफ अंडरराइटर का क्या मतलब हो, डेफिशिएट ऑफ अंडर का मतलब है कितने शेयर अंडरराइटर बेच नहीं पाया जितने उसने गारंटी दी थी, वो निकालेंगे। तो अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी, ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर की क्या लायबिलिटी थी, ग्रॉस लायबिलिटी, जो हमने पहले स्टेप पे निकाला। स्टेप नंबर 1 में हमने यही निकाला था, ग्रॉस लायबिलिटी किसकी, अंडरराइटर की, है ना। उसमें से माइनस कर दो जितने शेयर उसने बेचे, कितने शेयर बेचे, जो भी शेयर वो बेचता है उसको मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, तो मार्क्ड एप्लीकेशन वाले शेयर सारे के सारे माइनस कर दो। अब जो बच जाएगा, लेट सपोज मान लो उसकी 20,000 की लायबिलिटी थी शेयर बेचने की, उसने 15 बेचे, तो 5,000 की लायबिलिटी, 5,000 वो नहीं बेच पाया, तो डेफिशिएट हो गया। और डेफिशिएट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा होगा कि वो -5,000 शेयर नहीं बेच पाया, तो नोट लिख दो यहां पर कि डेफिशिएट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, ठीक है। डेफिशिएट कैन नेवर बी नेगेटिव। अभी तो मैं बस स्टेप लिखवा रहा हूं, फिर आपको दोबारा सारे स्टेप समझाऊंगा जब एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। स्टेप 4, स्टेप 4 के अंदर आप क्या करेंगे, नेट लायबिलिटी निकालेंगे। अब नेट लायबिलिटी कैसे निकालोगे, नेट लायबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो स्टेप 2 में हमने जो टोटल नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब शेयर है स्टेप 2 से, कि कितने शेयर अनसब्सक्राइब हो गए वो, और कितने शेयर उसने नहीं बेच पाया अपने, वो स्टेप 3, स्टेप 2 से आने वाले शेयर और स्टेप 3 से आने वाले शेयर, विच एवर इज लोअर, जो इसमें कम होगा उतने शेयर को खरीदने होंगे। विच एवर इज लोअर, ये स्टेप लिख लो, अभी मैं आपको समझाता हूं। एक नोट और लिखेंगे, इन केस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। मान लो अगर क्वेश्चन फर्म अंडरराइटिंग का आया, फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है बताओ, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है जहां पर जो अंडरराइटर है वो कह रहा है कि भाई मैं कमिट कर रहा हूं, मैं इतने शेयर लूंगा आपसे, कमिट कर रहा है, तो क्या करते हैं एंड में उस जितनी उसकी लायबिलिटी होती है ना, उस लायबिलिटी में वो ऐड कर देता है ना फर्म की शेयर, फर्म अंडरराइटर शेयर,
एंड की जो लाइबिलिटी होती है कि एज पर द सिंपल क्वेश्चन जो लाइबिलिटी निकल आती है कि हाँ जो अंडर राइटर है उसको इतने शेयर खरीदने होंगे, लाइबल है वो खरीदने के लिए, उसमें हम फॉर्म अंडर राइटर वाले शेयर जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसने कमिट करा था, वो तो लाइबल था खरीदने के लिए और वो उसने कमिट करा था, जोड़ देते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया यही कि हम उसको जोड़ देते हैं फॉर्म अंडर राइटर को। तो इन केस ऑफ फॉर्म अंडर राइटर द लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर शुड बी डिटरमाइन, द लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर should be determined, liability of underwriter should be determined by adding as follow। इधर लिखो as follow। किस तरीके से लाइबिलिटी डिटरमाइन करेंगे? यहां पर आएगी, देखो देखो ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। यहां पर आएगी लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर की क्या लाइबिलिटी है, एज पर स्टेप 4 से जो लाइबिलिटी निकाली वो लिख देना यहां पर। ये तो स्टेप 4 के हिसाब से लाइबिलिटी आई, इसमें ऐड कर देना फॉर्म अंडरराइटर वाले शेयर, जो हमने पहले भी ऐसे ही करा है। इसलिए मैं दोबारा लिखवा दूं, जो भी शेयर उसने कमिट करे हैं खरीदने को, कमिट टू परचेज, कि मैं इतने शेयर खरीदूंगा आपके, तो उसके पैसा भी वही देगा। तो इस तरीके से आपकी नेट लाइबिलिटी निकल आएगी। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं नोट के फॉर्म में। अब दोस्तों यहां पर देयर आर टू पॉसिबिलिटी, यहां पर ना दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी मतलब दो केसेस हो सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या केसेस कह लो आप। पहला केस नंबर 1 कहता है नो अबेटमेंट इज अलाउड। अबेटमेंट मतलब होता है रिबेट, छूट। नो अबेटमेंट इज अलाउड फॉर शेयर टेकन अप, फॉर शेयर टेकन अप। नो अबेटमेंट इज अलाउड फॉर शेयर टेकन अप। अबेटमेंट मतलब होता है छूट देना, किसी को राहत प्रोवाइड करना। हम कहेंगे कोई भी राहत नहीं देंगे, कोई भी राहत नहीं देंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर टेकन अप, कितने शेयर लेगा बाय अंडरराइटर, नंबर ऑफ शेयर टेकन अप बाय अंडरराइटर, वो बोलेगा लाइबिलिटी एज पर स्टेप 4 करने पर जो लाइबिलिटी आई वो, और प्लस फॉर्म अंडरराइटर जिसने उसने कमिट करा था शेयर लेने का, वो इन सबको जोड़ोगे इतने शेयर्स को लेने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं नो अबेटमेंट। केस नंबर 2, अबेटमेंट इज अलाउड, अबेटमेंट इज अलाउड फॉर शेयर टेकन अप। अब हम कह रहे हैं कंपनी को कुछ छूट दे रहे हैं। अब छूट किसकी बात की, कि कितने शेयर अंडरराइटर लेगा, कंपनी कह रहा हूं, कंपनी छूट दे रही किसको, अंडरराइटर को, नंबर ऑफ शेयर टेकन अप बाय अंडरराइटर। जितने स्टेप मैंने लिखवाए हलवे स्टेप है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन पे आ जाएगा सब समझ में। जो लाइबिलिटी है स्टेप 4 के हिसाब से, और जो फर्म अंडरराइटिंग आ रहा है, जो फर्म अंडरराइटर आ रहा है, इसमें से जो हायर होगा उतने शेयर्स को लेने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं अबेटमेंट इज अलाउड। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब ये जो तो केस है ये आपको समझाऊंगा मैं एक क्वेश्चन के साथ। अभी तक मैंने नोट तक आपको सारा समझा दिया है, ये वाला भी सारा समझा दिया, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा दूंगा, बट एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे ये सारी चीजें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता है।
चलिए सर क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, देखिए 2 केस दे रखा है। इफ अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट नो अबेटमेंट विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर टेकन अप एंड द अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट अबेटमेंट इज अलाउड, नो अबेटमेंट एंड अबेटमेंट। 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए 64 क्वेश्चन करेंगे और एक 65 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास से ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन कराऊंगा और मैं कहूंगा अगर किसी बच्चे को करने हैं ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन तो कर सकता है। नए वाले बच्चों को ओल्ड सिलेबस वाले क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा कि हाँ ये ओल्ड सिलेबस में है तो पेपर में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी इंस्टीट्यूट 2022 सिलेबस के एग्जाम में 2008 सिलेबस का क्वेश्चन पूछ लेता है, 2012 सिलेबस का क्वेश्चन पूछ लेता है, 2016 सिलेबस का पूछ लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2022 सिलेबस में हो, नए वाले को स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, आप 2022 सिलेबस में हो तो आप पुराने क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये पता नहीं क्यों भ्रम सा है स्टूडेंट पे, वो किसी में सोचते हैं कि मेरा तो नया सिलेबस है, मुझे ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं। भाई ओल्ड ही पेपर में पूछ लेता है, वो ओल्ड से ही पेपर में पूछ लेता है, क्योंकि पता है उनको बच्चा नहीं करेगा, वो अपने नए सिलेबस को ध्यान देगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कर लेना, टाइम ले तो, बाकी तो आपकी मर्जी है। मिस्टर एक्स अंडरराइट 60% ऑफ एन इशू ऑफ 20,000 शेयर ऑफ 100 रुपए ईच ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब मिस्टर एक्स क्या कह रहे हैं कि 20,000 शेयर है जिसमें से 60% मैं गारंटी ले रहा हूं। टोटल शेयर कितना इशू करे 20,000, उसमें से 60% गारंटी कौन ले रहा है। तो आइए पहला स्टेप आपका क्या था, पहला स्टेप है आपका ये रहा सर, पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या करा, इस स्टेप को कॉपी कर लूं, कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 64। पहला स्टेप क्या था कि भैया कितने शेयर आपने इशू करे। सर आपने टोटल शेयर इशू करे 20,000 और कितने परसेंट के लिए बोल रहा है गारंटी दूंगा, 60% के लिए। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 6 दूनी 12, मतलब 12,000 शेयर की गारंटी दी उसने, 12,000 शेयर की वो कह रहा है गारंटी दे रहा हूं कि इतने शेयर में बेच दूंगा, राइट। तो पहला स्टेप तुम्हारा क्लियर हो गया। ग्रॉस लायबिलिटी क्या है अंडरराइटर की, 20,000 टोटल शेयर इशू करे कंपनी ने, जिसमें से 60% की गारंटी वो दे रहा है, तो 12,000 शेयर वो बेचेगा। इसके बाद अगला फिर क्या कह रहा है, ही हैज आल्सो एग्रीड द फर्म अंडरराइटिंग। वो कह रहा है कि भाई मैं 1600 शेयर और लूंगा, मतलब 16 शेयर की मैं लूंगा इसमें से, ऐसा वो कह रहा है कि 1600 कमिट कर रहा हूं कि ये मैं खरीदूंगा। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ द टोटल शेयर ऑफ 13,600 शेयर, आउट ऑफ विच 8,000 शेयर मार्क्ड एप्लीकेशन। तो टोटल 13,600 शेयर कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है, मतलब इतने टोटल सब्सक्राइब हुए हैं 13,600। तो भैया टोटल शेयर कितने इशू करे थे, 20,000 शेयर इशू करे थे, राइट। टोटल शेयर 20,000 इशू करे थे, जिसमें से 13,600 शेयर की एप्लीकेशन आई, जिसमें इंक्लूड है मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मुझे एक बात बताओ, 20,000 में से 13,000 जाएंगे तो कितने शेयर अनसब्सक्राइब रह गए। सर 6,400 शेयर अनसब्सक्राइब रह गए, 6,400 शेयर अनसब्सक्राइब रह गए, इतने शेयर नहीं बिक पाए। और जो शेयर नहीं बिक पाए वो शेयर कौन खरीदेगा, वो शेयर अंडरराइटर खरीदेगा। बट ऐसे नहीं, इधर स्टेप्स वाइज चलेंगे। कैसे खरीदेगा अंडरराइटर, इसको हटा दूं, ये नोट की जरूरत नहीं है अभी हमें। मुझे बताओ ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी, उसको कितने शेयर खरीदने की लायबिलिटी थी, 12,000 शेयर खरीदने की लायबिलिटी थी उसको। कितने शेयर खरीदने की लायबिलिटी थी, वो कितने शेयर खरीदने के लिए गारंटी दी थी उसने, 12,000 शेयर के लिए खरीदने की गारंटी दी थी। और मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है, 8,000 शेयर की। उसने अपनी गारंटी में से 8,000 शेयर बेच दिए, तो इसका मतलब वो अपनी गारंटी में से कितने शेयर नहीं बेच पाया, सर 4,000 नहीं बेच पाया ना। तो भैया इसमें कंपनी का भी तो फॉल्ट है भाई। 60% शेयर अंडरराइटर बेचेगा, 40% शेयर कंपनी रिस्पॉन्सिबल है बेचने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही कहता है पार्शियल का। ये जितने परसेंट की गारंटी अगर अंडरराइटर ने दी है उतने ही शेयर बेचेगा, उसके बाद और रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो किसी शेयर के लिए। 40% शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी। अब टोटल शेयर अनसब्सक्राइब है 6400, जिसमें से 4,000 इसकी वजह से है, ये नहीं बिक पाया। तो बाकी 1,400 और 2,400 जो है वो किसकी वजह से है, वो कंपनी की वजह से। तो ये क्यों खरीदेगा, इसलिए कहा जो स्टेप नंबर 3 में टोटल अनसब्सक्राइब शेयर है और स्टेप नंबर 2 में जो अनसब्सक्राइब शेयर है, स्टेप नंबर 2 में जो अनसब्सक्राइब शेयर है 6,400 शेयर, ये तो है टोटल अनसब्सक्राइब जो नहीं बिके। इसमें हो सकता है कि कंपनी की वजह से नहीं बिके और कुछ
अंडरराइटर की वजह से नहीं, तो पता हमने अंडरराइटर का निकाल लिया कि भाई इतने शेयर की गारंटी दी थी, इतने शेयर उसने बेच दिए, इतने नहीं बेच पाया, तो भैया अंडरराइटर की लायबिलिटी क्या है, वो सारे शेयर के खरीदेगा क्या? नहीं भाई, जितने उसने गारंटी दी थी उतने शेयर खरीदेगा। उन्हें 12,000 की गारंटी दी थी, 8,000 वो बेच दिए, तो 4,000 नहीं बेच पाए ना, तो विच एवर इज लोअर, तो इसमें से लोअर क्या है 4,000, तो 4,000 शेयर की लायबिलिटी होगी उसको। दिस इज द आंसर। क्या आपको सारे स्टेप समझ में आ गए? क्लियर हो गया? अभी इधर देखिए, एक और कॉपी करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। ठीक है जी। अब नोट वाली कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से है, इसको हटा देते हैं, अबेटमेंट वाले में आ जाता है ये इंक्लूड होकर। देखो ये वाला बता देता हूँ, अबेटमेंट इज अलाउड में क्या होता है। दो पॉसिबिलिटी हमें क्वेश्चन में करने को बोला है। अभी तक ध्यान दो, देखिए व्हेन नो अबेटमेंट इज अलाउड बाय अलाउड फॉर शेयर टेकन अप। टेकन अप का मतलब क्या हुआ, कौन शेयर लेगा? अंडरराइटर लेगा शेयर, जो शेयर वो नहीं बेच पाए वो अंडरराइटर लेगा। अब मुझे बताओ स्टेप 4 के हिसाब से कितने शेयर अंडरराइटर लेगा? 4,000 शेयर अंडरराइटर लेगा स्टेप 4 के हिसाब से। प्लस नो अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम छूट नहीं दे रहे उसको, हम ये नहीं कह रहे कि भैया तुम सिर्फ 4,000 बोलो, हम कह रहे कि भैया 4,000 तो तुम भरोगे ही, जो तुमने गारंटी फुलफिल नहीं करी वो तो तुम दोगे 4,000 शेयर। प्लस जो तुमने कहा था कि हम मैं इतने शेयर और खरीदूंगा, कमिट कर रहे थे आपने कहा था कि हम 1,600 शेयर भी खरीदूंगा फॉर्म अंडर राइटिंग के, कह रहा भैया ये भी खरीदो आप, हम आपको कोई छूट नहीं दे रहे, आपको ये 4,000 शेयर जो स्टेप 4 के हिसाब से लायबिलिटी है वो तो खरीदना ही होगा, प्लस जिसकी आपने कमिटमेंट करी थी वो भी खरीदना होगा, मतलब 1,600 टोटल खरीदो आप। इसको बोलते हैं नो अबेटमेंट, कोई छूट नहीं देंगे, टोटल पूरा खरीदो। 4,000 शेयर जो लायबिलिटी थी वो तो खरीदो ही, साथ में जिसकी गारंटी दी थी वो भी खरीदो, 5600 शेयर। ये है नो अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब कोई छूट नहीं है, किसी चीज की छूट नहीं है, जितना बोला था सब खरीदना होगा। पर जब हम बात करते हैं अबेटमेंट की, तो अबेटमेंट में क्या होता है, अबेटमेंट मतलब छूट दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखो 4,000 या 1,600 दोनों मत खरीदो, जो हायर है वो ले लो। इसका मतलब हमने कुछ शेयर की छूट दे दी कि चलो इतना शेयर मत खरीदो, जो इसमें से हायर होगा वो ले लेना आप। इसका मतलब स्टेप 4 के हिसाब से लायबिलिटी आई 4,000 शेयर खरीदने की, और उसने कुछ गारंटी दी थी कि मैं 1,600 और खरीदूंगा। इसका मतलब हम कह रहे दोनों मत खरीदो, अगर नो अबेटमेंट है तो दोनों खरीदना पड़ेंगे, कोई छूट नहीं, दोनों खरीदो। पर अगर अबेटमेंट का पॉइंट है तो उसका मतलब वो कह रहा है कि हम आपको कुछ छूट दे रहे हैं, इन दोनों में से जो हायर होगा वो शेयर आपको खरीदने होंगे इन केस ऑफ अबेटमेंट। तो हायर क्या है 4,000 शेयर, तो आप 5600 ना खरीद के 4,000 शेयर खरीद लेना एज पर अबेटमेंट केस। और नो अबेटमेंट में क्या होगा, पूरे खरीदने होंगे जितने की आपने गारंटी दी थी प्लस जितने की आप कमिट कर रहे थे। ये तो लाइबल वाले शेयर इतने खरीदने ही पड़ेंगे और इतने इसने कमिट करा था, तो टोटल 5600 खरीदेगा। और यहाँ पर हमने कहा छूट ले लो, दोनों मत खरीदो, एक काम करो दोनों में से जो हायर होगा वो ले लेना, बाकी छूट है तुम्हारे लिए, बाकी 16। यहाँ पर 5600 है, यहाँ पर 4, इसका मतलब 1,600 रुपए की छूट दे दी ना। 1,600 शेयर नहीं खरीदने को बोला कि चलो कहीं कंपनी कह रही चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी 90% वाली कंडीशन पूरी हो गई है, आप मत खरीद। दिस इज द केस, दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया दोस्तों। ये पॉइंट बस इतना ही था, अबेटमेंट और नो अबेटमेंट सारा समझ में आ गया। जैसे जैसे स्टेप्स लिखवाए थे वैसे वैसे कराया है मैंने। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 65 पे, लास्ट क्वेश्चन है न्यू सिलेबस के स्टडी मैट का, दोनों करा दिए है ना। अब देखो, सी लिमिटेड ऑफर फॉर इशू ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, इशू आज पार्शली रिटर्न अंडर राइटर बार MNO एज फॉलो। यहां पर M है, N है और O है। अब देखो 40, 30 और 20 कितना होता है, 90 होता है, 10% अभी भी रह गया, मतलब पार्शल है। फुल्ली तब होता है जब पूरा 40 और 20 होता तो 100 होता, अब ये पार्शल है। पार्सल तब तक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 99 में खरीदूंगा, एक कंपनी लेगी, तब भी पार्सल ही है वो, जब तक 100 का 100 नहीं होता अंडरराइटर द्वारा तब तक वो पार्सल ही रहता है। अब 10% शेयर कंपनी लेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन वर
रिसीव्ड ऑफ 2,40,000 विच एज अ मार्क्ड एप्लीकेशन एज फॉलो। मार्क्ड एप्लीकेशन ये आपको दिखा दी, 240 में से मार्क्ड एरी, देयर वर नो फॉर्म अंडरराइटिंग। वाह, अंडरराइटिंग है नहीं, अगर होता तो क्या करता, एंड में नेट लायबिलिटी में जाकर जोड़ देता। कंप्यूट द लायबिलिटी अंडर द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड डिटरमाइन हाउ मेनी शेयर रिमेन अनइशूड। कितने शेयर अनइशू हो पाए, मतलब कितने शेयर इशू नहीं हो रहा, नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब वाली बात कह रहा है ये। अरे क्वेश्चन को चलो आप पहले ही करके दिखाओ इसको, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो, बहुत छोटा क्वेश्चन है। मान लो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कैसे करोगे आप? मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और ये क्वेश्चन आ गया आपके, आपने चैप्टर पढ़ के गए, सिलेबस करके गए, ये क्वेश्चन आ गया, आप कैसे करोगे? आप पहले खुद करो। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है यार, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन है इसके बाद। 66 है, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा, पर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 66, चलो इसको पहले कराता हूं। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। और पार्शियल वाला तो बहुत ही आसान है, देखिए MNO, पहले लिखो ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? 3 लाख का 40, 30 और 20 निकाल लो। 4 तिया 12, 1,20,000, 3 तिया 9, 90,000 और 3 दूनी 6, 60,000। ऐसी इसकी ग्रॉस लायबिलिटी इन्होंने इतने इतने के लिए कमिट करा था, इन्होंने कहा था मैं इतने शेयर बिकवा दूंगा। अब मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो, मार्क्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है? मार्क्ड एप्लीकेशन में इतने शेयर उन्होंने बिकवाए, तो इसने कितने बिकवाए? 1,05,600, 78,000 और 50,000। 1,05,600, 78,000 और 50,000, इतने शेयर इन्होंने बिकवाए। तो कितने नहीं बेच पाए? जितने नहीं बेच पाए वो उनकी लायबिलिटी, इतने खरीदेंगे ये, इतने इनको बाई करने पड़ेंगे। $1,20,000 माइनस 1,05,600, तो 14,400 शेयर ये खरीदेगा भाई। 90,000 में से 78,000 माइनस कर देंगे, 12,000 शेयर ये खरीदेगा और 10,000 शेयर ये खरीदेगा। 14,400, 12,000 और 10,000, टोटल शेयर इतने खरीदेंगे। अच्छा, अब मैं बताता हूं नंबर ऑफ शेयर अनइशू, नंबर ऑफ शेयर अनइशूड। अनइशूड का मतलब क्या है? कितने शेयर इशू हो ही नहीं पाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने शेयर इशू करे थे हमने? 3 लाख, जिसमें से टोटल कितने सब्सक्राइब हो गए थे? 2,40,000 सब्सक्राइब हो गए थे। देखो इनको जोड़ो, 1, 2, 3, 1,05,600, 78,000 और 50,000, ठीक है। 2,40 टोटल हो गए थे, जिसमें से ये 3 मिला के 2,33,600 प्लस कंपनी ने भी तो कुछ इशू करे, क्योंकि 10% उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40, 30 और 20 थी ना, 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की भी है। तो एक बात बताओ, अगर 1,05,600 प्लस 78,000 और प्लस 50,000, इन तीनों को मिलाकर जो शेयर इन्होंने इशू करे हैं, सब्सक्राइब करवाए, 2,33,600 आ रहा है, और टोटल 2,40 हुए हैं, तो 6400 किसने करे? कंपनी ने करे। MNO, तीनों को मिलाकर टोटल सब्सक्राइब आ रहा है 2,33,600, जबकि एक्चुअल सब्सक्राइब हुए 2,40। इसका मतलब बाकी 6400 कंपनी ने किया है। तो हमें तो सीधा मतलब है कि भाई 3 लाख शेयर में से 2,44,000 शेयर बिक गए। अब वो एम ने करा, एन ने करा, ओ ने करा, हमें नहीं पता। हमें निकालना है कितने नहीं इशू हुए, मतलब कितने बिके नहीं। तो 2,40 तो ये बिक गए, प्लस अभी और रुको, अभी और 14,500, 14,400, 12,000 और 10,000। सर ये बिके नहीं थे, पर ये MNO लेंगे, इनकी लायबिलिटी ये ले लेंगे, तो ये भी बिक गए। सर एक बात बताओ, या तो मैं बाहर भेज दूं,
ये शेयर है जो बाहर बिके, 2,40,000 शेयर है जो पब्लिक ने खरीदे, और ये शेयर है जो इनकी गारंटी थी, इन्होंने अपनी गारंटी के हिसाब से इन्होंने खुद खरीदा, अंडरराइटर ने खरीदने पड़ेंगे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि MNO को इतने शेयर खरीदने होंगे, तो मेरे ये शेयर बिक जाएंगे, 14,400 बिक जाएगा, 12,000 भी कंपनी के बिक जाएंगे और 10,000 भी कंपनी के बिक जाएंगे। इतने शेयर कंपनी के बिक गए। टोटल 3 लाख में से 2,40,000, 14,400, 12,000 और 10,000, टोटल इतने शेयर बिकने के बाद 23,600 शेयर है जो नहीं बिके हैं और ना ही इशू हुए हैं। मैंने सारा जोड़ लिया यार, 3 लाख शेयर टोटल इशू करे थे, जिसमें से 2,40 तो पब्लिक को बेचे और ये इन तीनों ने खरीदे, तो टोटल इतने शेयर इशू हो चुके हैं, चाहे इतने पब्लिक और ये बाकी 3 हटा दो तो इतने शेयर इशू नहीं हुए। ये हमारा बी पॉइंट था, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी। खत्म। एक 66 क्वेश्चन है जो मिस हो गया है बुक के अंदर, तो मैं उसको स्टडी मैट से करा रहा हूं। ये 66 क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ पर नीचे ना, मैं डाल दूंगा, सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा कराऊंगा वो बुक के अंदर डाल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बुक में मिल जाएगा आपको। अभी स्टडी मैट से देख लो। स्टडी मैट से ना दिखता नहीं है सही से, इन्होंने कुछ ऐसे फॉन्ट दे लिखे हैं ना जो स्क्रीन पे साफ दिखते नहीं है। जैसे यहाँ तो साफ दिख रहा है मुझे, पर स्क्रीन पे नहीं दिखते, वो फॉन्ट थोड़ा ब्लर से करते हैं। ये रहा देखो 66 क्वेश्चन, ये मिस हो गया था। आइए एक बार इसको कर लेते हैं जल्दी से। टोटल पता है हमने पूरे चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिया, 66 तो ये हो गया और एक नीचे और करा था 67 क्वेश्चन, मतलब 10% पूरे मॉड्यूल में 67। मॉड्यूल खत्म हो गया, अब मॉड्यूल में कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया। एच लिमिटेड इशू 1,50,000 शेयर विच आर अंडर राइटर एज फ्लो। एच लिमिटेड ने 1,50,000 शेयर इशू करे जो कि अलग अलग अंडर राइटर है, ए है, बी है, सी है, और 50, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 90 10% कंपनी करेगी रिस्पॉन्सिबल। द अंडर राइटर मेड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग एज ए ने 6,000 फॉर्म अंडर राइटिंग आ गया, मतलब ए 6,000 खरीदेगा, बी 3,000 और सी 3,000 शेयर खरीदेगा। टोटल शेयर सब्सक्राइब हुए 1,45,000 शेयर। दे इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन, जो कि ए ने बेचा इतना, बी ने इतना और सी ने इतना बेचा। कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर एज्यूमिंग शेयर अंडर राइटर फॉर्म आर ट्रीटेड एज अ मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है कि अंडर राइटर जो फर्म अंडर राइटर है उसको मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करनी है, ये मैंने समझाया था केस। तो फर्म के जो अंडर राइटर है वो मार्क्ड एप्लीकेशन में जोड़ देना और नेट लायबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर ए, बी और सी, ए, बी, सी। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, ये आ गया पर्टिकुलर्स। चलिए सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब, ये वाला तो क्वेश्चन इस वाले का नहीं है, पहले वाले का है। ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो टोटल शेयर कितने इशू हुए हैं। टोटल शेयर इशू हुए हैं आपके 1,50,000, उसका 50% निकालो 75, ये आ जाएगा 75,000। इसकी ग्रॉस लायबिलिटी 20% कितना होगा, 15 दूनी 30,000, 1,50,000 का 20% 30,000, और ये हो जाएगा 30,000, ये भी 20% ही है, 60। ठीक है जी। इसके बाद अब आएगा मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। अब ध्यान से देखना, मार्क्ड एप्लीकेशन, और मार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड होगा फॉर्म अंडर राइटर। उसने कहा था कि उसको फॉर्म अंडर राइटर को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करो। एक होता है फॉर्म अंडर राइटर को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करो। वो अनमार्क्ड में ट्रीट करते हैं तो इसलिए क्या होता है, यहां से माइनस करेंगे मार्क्ड ओनली, तो अनमार्क्ड के अंदर ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। पर एक फॉर्म अंडर राइटर को मार्क्ड में ट्रीट करना है, तो यहाँ पर ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है, निकालो जरा। सर ए का मार्क्ड है, ए ने 78,000 मार्क करा और 6,000 इसका फॉर्म अंडर राइटर, तो 78,000 प्लस 6,000 कितना हो बताना। उसके बाद उसका कितना है 3,000 फॉर्म अंडर राइटर और 27,000, 27,000 प्लस 3,000, ये तो पता चल गया 30,000।
इसका कितना है जी 28,500 और 3,000, 28,500 और 3,000 क्या जाएगा 31,500। 78,000 प्लस 6,000 क्या जाएगा 84,000। तो मैंने जोड़ दिया मार्क्ड एप्लीकेशन में, टोटल कर लो 84,000। अच्छा टोटल करने की क्या जरूरत है, अलग अलग लिखना है इसको। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 84,000, यहाँ पर आ जाएगा 30,000 इसका, और यहाँ पर आ जाएगा 31,500। अब क्या जुड़ गया, ये माइनस में आ गया एक बराबर, और ये भी माइनस में आ गया। अरे अच्छा 73,000 माइनस 84,000, ये आ जाए 90,000, 9,000 माइनस में, ये आ गया नील, ये आ गया 1,500 माइनस में। सर ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट ने लिखा तो है मार्क्ड एप्लीकेशन को ट्रीट करो, मैंने अभी चेक करा इंस्टीट्यूट की बुक में ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंडर राइटर फर्म का जो शेयर है उसको मार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करना है। मैंने इंक्लूड करा 78, 27 और ये इनका मार्क था, ये मेरा फर्म अंडर राइटर हो गया, इनको इंक्लूड करके मैंने बाहर लिख दिया। राइट, ये है एज पर ट्रीटमेंट कि जो फर्म अंडर राइटर है उसको मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना। इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में लिखा है यहाँ पर इंक्लूड फर्म, पर इंक्लूड नहीं करा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंस्टीट्यूट की बुक है, उन्हीं का आंसर है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटर, मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटर कहां करा है। 78,000 तो मार्क्ड एप्लीकेशन है, 6,000 भी तो जोड़ो, 27,000 और 28,500 ये क्या है, 78, 27 और 28, 78, 27 और 28,500 ये क्या है, ये सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशन है। समझ रहे हो आप, इंस्टीट्यूट ने यहां पर लिखा हुआ है फर्म अंडर राइटर को इंक्लूड करा है, पर एक्चुअल में आंसर लिखते टाइम इंक्लूड नहीं करा। अब क्या करेगा बताओ। अब पता है ये मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करने के हिसाब से बनाई ही नहीं है, वहां पर गलती कर दी इंस्टीट्यूट ने। क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया, क्वेश्चन इन्होंने जो दिया है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करने के हिसाब से बनाया है और बोल दिया मार्क्ड एप्लीकेशन। उन्होंने यहां पर लिखा है मार्क्ड और कर दिया अनमार्क्ड, गलत है ना। सर देखो सारे माइनस में आ गए यार, इस यहां से समझ में आया कि ये माइनस कैसे हो सकता है। अब इसका माइनस का होगा क्या, ऐसा कभी होगा कि जितने शेयर आपने इशू करे उससे ज्यादा के शेयर, जितने शेयर आपने इशू करे हैं उससे ज्यादा के शेयर कभी इशू हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आज से नहीं मेरे टाइम से गलत है, 2016 सिलेबस में भी सेम क्वेश्चन होगा और गलत है वहां पर भी। मुझे याद आया जब मैं अपने टाइम पे क्वेश्चन करता था तब भी ये गलती मैंने पकड़ी थी वहां पर। मुझे मतलब ये हो रहा है कि मेरे दिमाग में वो सिचुएशन याद आ रही है जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, या हाँ यार मेरे टाइम पर भी तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था। आई थिंक ये 2016 सिलेबस में हो, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो 2016 सिलेबस में भी ये क्वेश्चन होगा और सेम ऐसे ही करा होगा। ये गलत है, अनमार्क्ड के हिसाब से होगा, मार्क्ड के हिसाब से नहीं होगा। इंस्टीट्यूट ने अनमार्क्ड के हिसाब से करा है, ये गलत है। इंक्लूडिंग तो लिख दिया पर इंक्लूड तो करा ही नहीं। अनमार्क्ड में क्या होता है, सर हम भी अनमार्क्ड के हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन को चेंज करो और वहां पर मैं बुक में चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, अपनी बुक के अंदर सही कर दूंगा उसको, और वहां पर मैं लिखूंगा कि मार्क्ड एप्लीकेशन को जो फर्म अंडर राइटर है उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है। फर्म अंडर राइटर को क्या करना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है, और उसके बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा एज पर बुक। सर मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन ही अनमार्क्ड के हिसाब से बनाया है, क्योंकि भाई माइनस थोड़ा आना चाहिए हर किसी में। ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो, 75,000 शेयर इसने बोले थे, उन्होंने 78,000 कर दिए, ये 30 बोलते 30 कर दिए, ये 30 बोले थे 1,500 कर दिए, तो शेयर जितने इशू है उससे ज्यादा कैसे सब्सक्राइब हो जाएंगे, आप खुद समझिए ना। ठीक है, ये तो 78,000 ये हो गया, ठीक है मैं इतना सब कहूंगा। ये आ गया 27,000 और ये आ गया 28,500, ये हो गया मार्क्ड एप्लीकेशन। अब यहां पर करेंगे तो ये 3,000 आपके पास सरप्लस आ जाएगा, ये आपके पास 3,000 आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया, और 28,500 में 1,500 आपके वहां पर ये आ गया। अब मैं इस 3,000 को क्या करूंगा, अभी सरप्लस को मैं क्या करूंगा, सरप्लस ट्रांसफर करूंगा, सरप्लस ऑफ ए ट्रांसफर टू बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में बांटेंगे। क्या है ग्रॉस लाइबिलिटी,
40:20 है। बी और सी की क्या है 20:20। 20:20 का मतलब क्या हो गया 1:1। 3000 को बांट दो, तो यहाँ 3000 पॉजिटिव करो, खत्म, और इसको 1500 बांट दो। सर ऐसे तो आंसर मैच ही होगा। इसका मतलब हमने क्या माना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन में इंक्लूड कर दिया फॉर्म अंडरराइटर को। क्वेश्चन में गलत है तो क्या कर सकते हैं इसमें। ये आ गया नील, ये आ गया 1500 की लाइबिलिटी, इसको 1500 खरीदने पड़ेंगे, ये आ गया नील, इसने लाइबिलिटी खत्म, इसको 1500 कर। अब चेक करते जाओ, मैच कर जाएगा। क्वेश्चन कराया उसने अनमार्क्ड के हिसाब से, मतलब फॉर्म अंडरराइटर को अनमार्क्ड माना है, और यहां पर हम फॉर्म अंडरराइटर जोड़ते हैं एंड में। ट्रीटमेंट यही होता है कि भैया ये तो आपकी लाइबिलिटी है एज पर गारंटी, और जो आपने कमिट कराई कि मैं इतने शेयर खरीदूंगा, कहां कमिट कराए, देखो पहले तो आंसर देखो, 1500 नील और नील आया, अब 6000 3000 की उन्होंने क्या करी थी, गारंटी कमिट करा था कि मैं इतने शेयर खरीदूंगा, तो जोड़ो उसको 6000 3000 और 3000। ये आ जाएगा 6000, ये 3 और ये 4500 और ये 3 है, ये आ गया नेट लाइबिलिटी। इतने शेयर इनको खरीदने पड़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कुछ और, क्वेश्चन कहता कुछ और है, इंस्टीट्यूट करता कुछ और है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो ये मैं आपको करा दिया अकाउंटिंग फॉर अंडरराइटर। ठीक है सर, मैच कर गया 6000 4500 3000। नंबर ऑफ शेयर टेकन अप लिख दो, नेट लाइबिलिटी मत लिखो, हम बात वही होती है, पर ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे, नंबर ऑफ शेयर टेकन अप, मतलब इतने शेयर अंडरराइटर लेगा। ए लेगा 6000, बी लेगा 4500, एक लाइबल वाला एक कमिट वाला, और 3000 लेगा, और खत्म हो गया जी चैप्टर, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन अब मैं ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट ही है नेक्स्ट क्लास से। अब वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है करना नहीं करना, मैंने तो सारा करा दिया आपको। ठीक है, चलिए खत्म हो गया, पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया, बस अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं आगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।